हेलो एवरीवन। आज हम लोग 16 मार्च को जेईई मेंस का जो पेपर हुआ था उस पेपर का हम लोग फिजिक्स सब्जेक्ट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और यह जो हमारे पास क्वेश्चन है यह हमारा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रिलेशन बिटवीन एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी। तो यह जो क्वेश्चन है यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर का है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में यह क्लियरली पढ़ाया जाता है कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर इक्वल। ठीक है, तो यदि हम लोग इसका रिलेशन लिखें तो क्या लिखेंगे कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। किसमें, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो इसके करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि रिलेशन बिटवीन वोल्टेज करंट एंड रेसिस्टेंस गिवन बाय, रिलेशन हमको गिवन है R इक्वल टू V बाय I। ठीक है, ये रिलेशन तो हम जानते भी हैं। और क्या गिवन है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज का जो मेजर्ड वैल्यू है वो क्या है 50 प्लस माइनस 2। मेजर्ड वैल्यू ऑफ करंट ये कितना है 20 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। ठीक है, ये वोल्ट। तो मुझे फाइंड क्या करना है, परसेंटेज एरर इन रेसिस्टेंस मेजरमेंट। यह क्वेश्चन एरर एंड मेजरमेंट चैप्टर का है। ठीक है, यदि हमको रिलेशन गिवन है R इक्वल टू V बाय I, V का एरर पता है, I का एरर पता है, हमें R का एरर निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये ln R इज इक्वल टू ln V बाय I। ठीक है, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ln V माइनस ln I। दोनों साइड क्या करें, डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या लिखेंगे, डेल्टा R बाय R इज इक्वल टू डेल्टा V बाय V माइनस डेल्टा I बाय I। हाँ, एक बात हम जानते हैं कि एरर जो होता है हर समय क्या होता है, एडिशन होता है। तो यहाँ क्या साइन हो जाएगा, यहाँ प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एरर हर समय ऐड होता है। तो परसेंटेज एरर इन रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो रहा है, परसेंटेज एरर इन वोल्टेज प्लस परसेंटेज एरर इन करंट। तो यदि हम लोग वोल्टेज का एरर लिखें तो कितना हो जाएगा 2/50 प्लस परसेंटेज एरर यानी कि करंट का एरर कितना है, करंट में 0.2 डिवाइडेड बाय 20 कितना हो जाएगा, 2/50 इज इक्वल टू 0.04 प्लस 0.2 बाई 20 इज इक्वल टू 0.01 इज इक्वल टू 0.05। यानी कि डेल्टा R बाय R का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 0.05। ये एरर इन रेसिस्टेंस हुआ। परसेंटेज एरर इन रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 0.05 इंटू 100 कर देते हैं। ठीक है, और ये इंटू क्या होगा, इंटू 100 होगा। तो यदि हम लोग इंटू 100 करें तो ये कितना आ जाएगा 5%। ठीक है, तो इसके जो आंसर आ जाएंगे 5 आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क एंड हीट आर, यह जो बात करें चैप्टर का तो यह थर्मोडायनामिक्स चैप्टर का है और यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि क्लियरली पढ़ाया जाता है वर्क एंड हीट आर द पाथ फंक्शन, या पाथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लें तो इसके करेक्ट ऑप्शन तो 1 हो जाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेके भी देख सकते हैं कि मान लिया जाए हमारे पास ये P हो गया, ये V हो गया, कोई इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। इनिशियल से फाइनल जाने का एक रास्ता ये हो गया, रास्ता नंबर 1, ये रास्ता नंबर 2। ठीक है, तो यदि कोई प्रोसेस में 1 स्टेप्स 1 पाथ के थ्रू जाए, कोई दूसरा प्रोसेस 2 पाथ के थ्रू जाए, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम है, तो किस केस में वर्क डन ज्यादा होगा, वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाता है, एरिया अंडर पीवी कर्व। तो हम 1 प्रोसेस का एरिया अंडर कर्व देखें ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू 2 प्रोसेस का, यानी कि इस प्रोसेस में ज्यादा वर्क किया गया, 2 प्रोसेस में कम वर्क किया गया। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि वर्क डन जो होता है वो हमारा क्या होता है, पाथ फंक्शन या पाथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ, यहाँ इस प्रोसेस और इस प्रोसेस दोनों प्रोसेस के डेल्टा यू तो सेम होगा बिकॉज डेल्टा यू इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो फिर डेल्टा क्यू की बात करें तो डेल्टा यू प्लस वर्क डन, दोनों के लिए डेल्टा यू सेम है, तो जिसका वर्क डन ज्यादा होगा उसके लिए डेल्टा क्यू भी ज्यादा हो जाएगा, यानी कि डेल्टा Q1 ग्रेटर देन डेल्टा Q2। इसका मतलब हो गया कि वर्क डन एंड Q जो है, हीट जो है, ये हमारा क्या है, पाथ फंक्शन है, पाथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन तो 1 ही होगा। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है और हमें क्या करना है कि
इफ द पावर थ्रू द डायोड इज P, इस जेनर डायोड के क्रॉस पावर P है तो 10P का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो जेनर डायोड के क्रॉस पावर चाहिए, किसी भी एलिमेंट के क्रॉस पावर का क्या फॉर्मूला होता है, पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई, यही होता है। तो जेनर डायोड के क्रॉस पावर चाहिए, तो जेनर डायोड का वोल्टेज कितना है, 15 वोल्ट, वोल्टेज तो पता है जेनर डायोड के क्रॉस, फिर हमको इसके क्रॉस पावर के लिए इसके थ्रू करंट भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो हम क्या जानते हैं कि जब कभी भी जेनर डायोड रिवर्स बायस में होता है तो जेनर डायोड को हम लोग एक बैटरी से रिप्लेस कर देते हैं, उस बैटरी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, जेनर वोल्टेज के बराबर, ठीक है। तो सबसे पहली बात इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बना दें, क्या हो जाएगा, यहाँ एक बैटरी होगा 22 वोल्ट का, और ये हमारा 35 ओम का हो गया, और ये हमारा जेनर डायोड है ऐसे ऐसे, और ये हमारा रेसिस्टेंस हो गया 90 ओम का, ठीक है। यह जेनर डायोड रिवर्स बायस में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसको हम लोग एक बैटरी से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बैटरी से रिप्लेस कर देते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और इस बैटरी का मैग्नीट्यूड कितने के बराबर होगा, जेनर वोल्टेज के बराबर, VZ इज इक्वल टू 15 वोल्ट, सही है। हमें टारगेट क्या है, इसके थ्रू करंट निकालना, मान लेते हैं यह करंट IZ है, यदि हम करंट निकाल लेंगे तो इसके क्रॉस वोल्टेज भी पता है, करंट भी पता चल जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये 15 वोल्ट है, तो ये भी 15 वोल्ट होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज 15 पता चल गया, तो इसके थ्रू करंट मान लेते हैं IL, मान लेते हैं इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, IL का वैल्यू वोल्टेज 15 डिवाइडेड बाय 90, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/6 एम्पियर, सही है। अब देखो हाँ, यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, यदि हम लोग इसको ग्राउंड मान लेते हैं या इसको 0 वोल्टेज मान लिए, तो यह हमारा 22 वोल्ट हो जाएगा, और यह हमारा कितना हो जाएगा, 15 वोल्ट। तो इस 35 ओम के थ्रू कितना करंट आई होगा, तो आई का वैल्यू यदि हम लोग लिखें, कितना लिखेंगे, तो इस रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज मुझे चाहिए, सॉरी इस रेसिस्टेंस के थ्रू करंट मुझे चाहिए, तो करंट आई बराबर क्या होगा, इस रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 22 माइनस 15, यहाँ का वोल्टेज 22, यहाँ का 15, पोटेंशियल डिफरेंस 22 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 35, कितना आ जाएगा ये 7/35, 1/5 एम्पियर, सही है। अब इस पॉइंट पर हम लोग KCL लगा रहे हैं, ठीक है। यदि हम लोग इस पॉइंट पर KCL लगाएं तो क्या लिखेंगे, इधर का करंट I है, इधर का IZ है, और इधर का IL है, ठीक है। KCL के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी जंक्शन पर टोटल इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट आर इक्वल, तो हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू IL प्लस IZ। मेरा टारगेट था IZ कैलकुलेट करना, तो I माइनस IL, I का वैल्यू कितना है, 1/, I का वैल्यू कितना है 1/5 माइनस 1/16, कितना हो जाएगा ये 1/30 एम्पियर, सही है ना। 36 डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में 1 आ गया, ठीक है। तो IZ भी मुझे पता चल गया, और इसके क्रॉस वोल्टेज तो पता ही है 15 वोल्ट, तो कितना पावर कंज्यूम करेगा जेनर डायोड, तो VZ इंटू IZ, VZ कितना है, VZ का वैल्यू 15, IZ कितना आया है 1/30, कितना लिख दें इसको 1/2 वाट, इतना पावर कंज्यूम हुआ, ये P का वैल्यू है, बट मुझे टारगेट क्या था 10P फाइंड करना, तो P इज इक्वल टू 1/2, P इज इक्वल टू हमारा 1/2 है, तो 10P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 5, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 5 आंसर इज द करेक्ट, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन क्लास में कराया जाता है, ये सब काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिंपल पेंडुलम इज अटैच्ड टू ए सीलिंग ऑफ ए लिफ्ट हैज ए टाइम पीरियड T, ठीक है। एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड T है और लिफ्ट रुका हुआ है, तो T टाइम पीरियड गिवन है, ठीक है। इफ द टाइम पीरियड ऑफ द लिफ्ट इफ इट इज स्टार्ट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद द एक्सेलरेशन g/2, देखो इनिशियली हमारा क्या था क्वेश्चन, एक लिफ्ट है और इसमें एक पेंडुलम है, ठीक है। इनिशियली लिफ्ट जो है हमारा रेस्ट में, और ये ऑसिलेट कर रहा होगा कुछ, इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू 2π√L/g, काफी इजी क्वेश्चन है, ये SHM चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। रेस्ट में था तो ये टाइम पीरियड है। अब क्या कर दिया कि इस लिफ्ट को एक्सेलरेटिंग अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है g/2 से,
तो इसका नया टाइम पीरियड टी डैश बराबर क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है। क्या हम लोग जानते हैं, टी डैश इज इक्वल टू 2π√L अपॉन जी इफेक्टिव, यही होता है ना। तो क्या लिख देंगे, 2π√L अपॉन जी इफेक्टिव क्या होगा इस केस का, तो जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी प्लस जी/2 दैट इज इक्वल टू 3g/2। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, 3g/2। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कोई √2/3, इसको हम लोग ऐसा कर देते हैं, इसको यहां लिख लेते हैं। ठीक है, तो यदि हम लोग इसको यहां लिखें तो टी डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकता है कोई, √2/3 इंटू 2π√L/g। ठीक है, यही तो हमारा टी है, यानी कि टी डैश इज इक्वल टू टी इंटू √2/3। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो इसके करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन चाहिए। ठीक है, तो यह किस चैप्टर का है, इसमें फ्रिक्शन का भी कॉन्सेप्ट यूज है और एनएलएम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का भी कॉन्सेप्ट यूज है। काफी इजी क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं इसका मास m है, m तो होगा ही, एक्चुअली इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन मास m होगा। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, एनएलएम का कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहला काम हम जानते हैं क्या करते हैं, इसका एफबीडी बनाते हैं। ठीक है, तो एफबीडी में क्या करते हैं, इस पर जो जो फोर्स लग रहा है उसको दिखा देते हैं। देखो यह जो फोर्स F है, इसका दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, F cos थीटा एंड वर्टिकल इज F sin थीटा। तो ये लिख देते हैं F cos थीटा, ये हमारा F sin थीटा। ठीक है, एक नॉर्मल भी लगेगा, एक mg भी लग गया, और बॉडी इस फोर्स की वजह से आगे जाएगी तो फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा और इसका वैल्यू म्यू के इंटू एन। ठीक है, म्यू के का वैल्यू म्यू के बराबर है। ठीक है, तो म्यू इंटू एन हो गया। अब देखो यह जो हमारा ब्लॉक है, यह ब्लॉक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे पीछे जाएगी, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, ना ही ऊपर जाएगी ना ही नीचे जाएगी, क्योंकि तो सरफेस में मूव कर रही है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कोई मोशन नहीं है। इसका मतलब है कि वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है, जीरो है। ठीक है, यानी कि इस बॉडी पे जितना ऊपर फोर्स लग रहा है उतना ही नीचे। तो ऊपर क्या क्या लग रहा है, n प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू, ये ऊपर फोर्स लग रहा है नॉर्मल और एफ साइन थीटा, नीचे क्या लग रहा है mg, तो यह बराबर होंगे। तो नॉर्मल का वैल्यू यहां से निकाल लें, कितना हो जाएगा, mg माइनस एफ साइन थीटा। सही है। फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन, तो म्यू mg माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स भी निकल गया। मेरा टारगेट क्या है, एक्सेलरेशन निकालना। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कुछ ये होगा, तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ लगा दे। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन का फोर्स क्या है, एफ कॉस थीटा, माइनस एक्सेलरेशन का अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो यदि हम लोग लिखें, इसको थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एफ। ठीक है, तो यहां हम लोग फाइनली लिखें तो एम ए इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन का वैल्यू लिख दे म्यू एम जी, म्यू कॉमन है, माइनस एफ साइन थीटा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा माइनस म्यू ऑफ एम जी माइनस एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय एम। तो यदि इसको हम सॉल्व करके लिखें तो फाइनली क्या लिख सकते हैं कि सॉल्व करें तो एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय मास माइनस म्यू जी माइनस एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय एम। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है चेक कर ले। एफ कॉस थीटा बाय एम माइनस म्यू जी माइनस एफ साइन थीटा बाय एम, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहां मैच हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिपेंड ऑन, या हमारा क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर का है मॉडर्न फिजिक्स में। क्या पढ़ाया जाता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो होता है E इंटू वी एस इज इक्वल टू के मैक्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छा से लिखें तो क्या लिखा जाता है, इसको मैक्सिमम के मैक्स।
ठीक है। तो E इंटू वी एस इजक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, तो वी एस इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल वी एस इज इक्वल टू 1/E इंटू के मैक्स, ठीक है। तो 1/E के मैक्स का वैल्यू क्या होता है, E माइनस फाइव। E क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन को क्या लिख सकते हैं, h न्यू माइनस फाइव। ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया। थोड़ा सा कोई इसको अच्छा से अरेंज करके लिखे तो क्या लिखेगा, यदि हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखें तो फाइनली लिखेंगे कि वी एस इज इक्वल टू एच न्यू बाई ई माइनस फाइव बाई। तो यह जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे एंड वर्क फंक्शन पे, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन क्या मैच कर रहा है। तो वर्क फंक्शन तक कहीं है ही नहीं, तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, फ्रीक्वेंसी। यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसके करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यह जो क्वेश्चन हमारा है ये कैपेसिटर से है, ठीक है। इफ ए कैपेसिटर C नॉट हैज ए प्लेट एरिया A एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज D, ठीक है। Now a dielectric of dielectric constant K is placed between capacitor as shown in the figure, then find the new capacitance। देखो इनिशियली क्या कहा गया कि हमारे पास एक प्लेट है, इस प्लेट का एरिया A है, सेपरेशन D है, और इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना होगा, C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ठीक है। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस के वैल्यू ये है, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा गिवन है। अब क्या किया गया नया सिचुएशन में कि यह जो कैपेसिटर है इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक्स को फिल कर दिया गया, ठीक है। और इसका जो थिकनेस है वो भी मुझे गिवन है, कितना है ये 3D/4, तो ये कितना होगा D/4। तो इसका नया कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखो एक तो हमारे पास फॉर्मूला ही होता है कि C इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाय कितने थिकनेस में डाइलेक्ट्रिक है, तो 3D/4 डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के D प्लस कितने में एयर है D/4, तो ये D/4। इसको सॉल्व करेंगे या हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू आ जाएगा। तो यदि हम लोग इसको सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, तो ये हमारा लिख सकते हैं इसको एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय, इसको क्या लिख दें 3D/4K प्लस D/4। इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो 4K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय कितना लिखें, यदि हम लोग डिवाइडेड बाय लिखें तो 3D प्लस DK, ठीक है। तो यदि हम लोग एप्सिलॉन नॉट A बाई D कॉमन कर लें तो कितना हो जाएगा, ये 4K डिवाइडेड बाय 3 प्लस K, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट A बाई D क्या है, C नॉट है, इसके बदले हम C नॉट लिख दें तो नया जो कैपेसिटेंस हमारे पास आ गया है उसका जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C नॉट इंटू 4K 3 प्लस K। तो इसके करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 4K C नॉट डिवाइडेड बाय K प्लस 3, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। हाँ, एक तो हमारा इसका आंसर 1 आ गया, ठीक है। इसको कोई दूसरे मेथड से भी बना सकता है, ठीक है। यदि हम लोग दूसरे मेथड से बात करें तो दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, तो दूसरा मेथड हमारे पास ये है कि यहाँ हमारा क्या है, ये हमारे पास ये हो गया और इसका जो डिस्टेंस है 3D/4, ये D/4, ठीक है। ये हमारा डाइलेक्ट्रिक्स है। देखो यहाँ से यहाँ एक कैपेसिटेंस मान लो, यहाँ से यहाँ दूसरा कैपेसिटेंस, और यह जो कैपेसिटेंस और यह जो कैपेसिटेंस होंगे दोनों क्या होंगे, आपस में सीरीज कनेक्शन होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ कैपेसिटेंस C1 है, तो C1 इजिकल टू कितना लिखेंगे, तो यदि हम लोग C1 का वैल्यू लिखें तो C1 इजिकल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D क्या हो गया 3D/4। डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, ये हो जाएगा। यहाँ से यहाँ जो कैपेसिटर फॉर्म हो रहा उसका क्या होगा कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन नॉट A बाय D/4। यह कैपेसिटेंस C1 और C2 ये दोनों क्या है, सीरीज में। यदि कैपेसिटर सीरीज में हो तो इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला होता है, C इक्विवेलेंट C1 C2 बाय C1 प्लस C2। तो कोई यदि इस मेथड से करे तो भी आंसर आएगा, क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। तो दो मेथड है, दोनों मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट फर्स्ट मेथड इज काफी इजी मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आरबीडी से है।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। 4 स्मॉल बॉल है, 4 बॉल है, 4 स्मॉल बॉल प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ लेंथ L, इवेल्युएट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए। यानी कि यहां से जो लाइन पास हो रहा है, अच्छा डायग्राम सही नहीं बना है, यानी कि यहां से जो लाइन पास हो रहा है, इस लाइन के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक ऐसा लाइन है जो ए से पास हो रहा है एंड पैरेलल टू बीडी, बीडी के पैरेलल है, तो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना। काफी इजी क्वेश्चन है। तो यदि हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें तो क्या लिखेंगे, ए बॉल का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, बिकॉज mr² होता है। इस एक्सिस से ए पॉइंट पे जो बॉल है उसका डिस्टेंस तो 0 है, तो m इंटू 0 का स्क्वायर 0, ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो गया। अब बी का बात करें तो बी से यहां का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, कितना होगा, तो हम क्या जानते हैं, स्क्वायर में यहां से यहां का डिस्टेंस कितना होगा, ये l, तो ये √2l, यहां से यहां, तो यहां से यहां कितना होगा l/√2, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा l/√2, ठीक ना। ये डिस्टेंस l/√2, तो ये डिस्टेंस भी l/√2, साथ ही साथ ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा l/√2, ठीक है। तो बॉल बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट mr², तो mr कितना है l/√2 का स्क्वायर, ठीक है। जितना b का होगा उतना ही d का होगा, तो हम डायरेक्ट इंटू 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। प्लस देखो ए का लिख लिए, बी और डी दोनों का लिख दिया, सी का बच गया, सी का कितना होगा मास m, सेपरेशन कितना है √2l का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 + ml²/2 इंटू 2 प्लस 2ml² कितना हो जाएगा, 2 कैंसल, ये हमारा 3ml²। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू द बीडी क्या हो रहा है 3ml²। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन होंगे क्या होंगे, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यह भी क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 गैस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड CO2 हैविंग ए मास 16 gram, 28 gram and 44 gram respectively are filled in a container of the volume V. Evaluate the total pressure if the temperature of the gas is the T. देखो हाँ, यदि हम चैप्टर की बात करें, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का चैप्टर, काफी इजी क्वेश्चन है। क्या है, हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और क्या है CO2 भी है, ठीक है। ऑक्सीजन का मास कितना है 16 ग्राम है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट, तो ऑक्सीजन का गिवन वेट 16, मोलिकुलर वेट क्या है 32, तो क्या लिख दें यहाँ 1/2। नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा गिवन वेट 28 और इसका मोलिकुलर वेट भी क्या होता है 28, यानी कि 1 हो गया। नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 कितना हो जाएगा गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट कितना है, तो CO2 का कितना होता है C का 12 और O2 का 32, तो कितना हो जाएगा 44, यानी कि 1। तो टोटल नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का मोल प्लस नाइट्रोजन का मोल प्लस CO2 का मोल, तो ऐड कर दें कितना हो जाएगा 1/2 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 + 1/2 दैट इज 5/2। एंड मेरा टारगेट क्या है कि प्रेशर निकालना है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आइडियल गैस इक्वेशन लगा दो, PV = nRT, तो P वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, V नंबर ऑफ मोल कितना हो गया 5/2, R टेम्परेचर T ही है, तो प्रेशर P = कितना आ जाएगा ये 5RT/2V, तो यहाँ से लिख दें 5RT/2V। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे इसके, थोड़ा सा इसको अच्छा से लिख दें, तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन हो गए 5RT/2V, तो करेक्ट ऑप्शन 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट थ्रू द 5 किलो ओम, वेयर इज 5 किलो ओम, दिस इज x मिलीएम्पेयर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करें, सबसे पहले इसका R इक्विवेलेंट निकाल लो, ये तीनों पैरेलल में इक्वल रेसिस्टेंस है, R पैरेलल में, तो R/3 हो जाएगा, यानी कि 1 किलो ओम, ठीक है। यानी कि ये हमारा 5 किलो ओम, ये हमारा 1 किलो ओम और ये हमारा
कितना 21 वोल्ट, ये हमारा 1 किलो। ठीक है, तो टोटल आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 5 + 1 + 1, बिकॉज यह तीनों सीरीज में है ना, तो 5 1 1 1 कितना हो गया 7 किलो। तो करंट निकाल लेते हैं। करंट I = क्या लिखे V/R, तो 21/7 किलो। 7 किलो का मतलब 7000 ही हम लिख दें, तो ये 3 मिली एम्पेयर आ गया। तो x मिली एम्पेयर, द वैल्यू ऑफ x इज 3। वेरी वेरी इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक डिस्क है ये। ठीक है, ये हमारा क्या है डिस्क है, ठीक है ना, ये ऐसे डिस्क का जो मास है 2 kg है एंड आर का जो वैल्यू है 0.2 मीटर है। डिस्क इज इनिशियली एट द रेस्ट, यानी कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इसका 0 है। फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड इन अचीविंग एंगुलर स्पीड 50 रेडियन पर सेकेंड। कह रहा है कि जब ये 50 रेडियन पर सेकेंड से रिवॉल्व कर रहा होगा, नाच रहा होगा, तो उस समय कितना उसने रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, देखो यह डिस्क है, इस पर फोर्स लगा रहे हैं, इस फोर्स की वजह से यहां टॉर्क आएगा और उस टॉर्क की वजह से ये रोटेट करेगा। मुझे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीट करना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैलकुलेट करना है, कितना बार चक्कर मारा है। तो चक्कर किसके कारण मारता है, रोटेट किसके कारण करता है, टॉर्क के कारण करता है। इसलिए मेरा टारगेट क्या है, टॉर्क कैलकुलेट करना। तो टॉर्क = क्या हो जाएगा Fr, तो F का वैल्यू 20, रेडियस कितना है इसका 0.2, सही है। टॉर्क को हम क्या लिख सकते हैं I × अल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट दिस एक्सिस कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं mr² 2 अल्फा = ऐसा करते हैं, इसको हम अभी Fr ही लिखने देते हैं ताकि सॉल्व करके ये R कैंसिल हो जाएगा। अल्फा बराबर कितना हो गया 2F/mr। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 × फोर्स तो 20 है, m मास कितना है इसका 2 kg, रेडियस कितना है इसका 0.2। ठीक है, तो देखो 2 2 कैंसल, ये ऊपर चल गया तो ये 100 आ गया, यानी कि यह 100 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है। वी हैव टारगेट टू कैलकुलेट द फर्स्टली फाइनल ओमेगा। ठीक है, हमें क्या फाइनल ओमेगा तो गिवन ही है, तो ओमेगा एफ भी गिवन है, कितना है हमारा 50 रेडियन पर सेकेंड। तो हम लोग इनिशियल पता है, एंगुलर वेलोसिटी फाइनल पता है और अल्फा भी पता है। हाँ, यह जो टॉर्क होगा कांस्टेंट है, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, कितना एंगल डिस्टेंस करेगा जब उसका एंगुलर स्पीड 50 आ जाएगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या लिखें, ω/F² = ω/I² + 2 अल्फा थीटा। फाइनल ओमेगा 50 का स्क्वायर, इनिशियल तो 0 था, 2 × अल्फा 100 × थीटा। तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 50 × 50 डिवाइडेड बाय 2 × 100। इसको कैंसिल कर दे तो 25/2 12.5 रेडियन। ठीक है, तो 12.5 रेडियन आ गया। ठीक है, यह क्या हुआ कि जब इसका ओमेगा एफ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 50 आया होगा, तब तक वो कितना एंगल्स रोटेट क्या होगा 12.5 रेडियन से। और हम क्या जानते हैं कि एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं, 2π रेडियन होता है। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ कितना हो जाएगा 12.5 डिवाइडेड बाय 2π। क्यों, क्योंकि 2π एंगल रोटेट करता है, 2π रेडियन, तो 1 रेवोल्यूशन होता है। ठीक है, यूनिटरी मेथड यूज किए हैं, तो 1 रेडियन के लिए 1/2π रेवोल्यूशन हो गया, और इतना के लिए क्या होगा इनटू हो जाएगा, तो 12.5/2π। और इसको वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा, कितना चक्कर लगा दिया होगा, 2 चक्कर लगा लिया होगा, यानी कि इसके जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, A antenna of the length 25 meter is mounted on the top of the building of the height 75 meter.
देन द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ ट्रांसमिशन सिग्नल इज क्लोज टू। ये जो हमारा है कम्युनिकेशन चैप्टर से है और बहुत ही इजी है क्योंकि ये पढ़ाया जाता है कि हाइट ऑफ एंटीना जो होता है, यदि हम लोग लिखें हाइट ऑफ एंटीना मस्ट बी ग्रेटर देन λ/4, यही ना। लैम्डा का वैल्यू कितना दिया, हाँ सॉरी, हाइट ऑफ एंटीना कितना दिया है 25 मीटर, तो 25 मस्ट बी ग्रेटर देन λ/4, यानी कि लैम्डा मस्ट बी लेस देन 25 × 4, तो कितना आ जाएगा, लैम्डा मस्ट बी लेस देन 100 मीटर, यानी कि मैक्सिमम वेवलेंथ कितना हो सकता है 100 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट, ए पार्टिकल अंडरगोज रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, एक पार्टिकल को रेक्टिलिनियर मोशन जा रहा है और उसका v वर्सेस x का ग्राफ पूछिए। यह काइनेमेटिक्स का है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ये ऐसा कुछ v वर्सेस x का ग्राफ है। देन वी हैव टारगेट टू कैलकुलेट a वर्सेस, यहाँ क्या किया है कि इसके बदले x के बदले क्या किया है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिख दिया गया है s। तो मेरा टारगेट है a वर्सेस s का ग्राफ निकालना। कैसे निकालेंगे, देखो v वर्सेस s, v वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ गिवन है, तो एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का निकालना है। तो हम क्या जानते हैं कि एक्सेलरेशन a = v dv/ds। ठीक है, dv/ds फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ vs कर्व, v इंटू स्लोप ऑफ vs कर्व। इसको कोई लिख सकते हैं v इंटू स्लोप ऑफ vs कर्व। ठीक है, एक चीज देखो कि ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये वैल्यू 200 है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट 200 है और ये डिस्प्लेसमेंट 400 है। ठीक है, अब देखो यह एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, यदि हम लोग इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप लिखें तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होता है हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप m कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसका स्लोप क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका स्लोप 0 होता है। ठीक है, यानी कि यहां से यहां पोर्शन का स्लोप 0, यानी कि ये वाला टर्म 0, यानी कि यहां से यहां के लिए एक्सेलरेशन तो 0 हो गया। ठीक है, अब यहां से यहां एक्सेलरेशन 0 कौन कौन सा ऑप्शन में है, तो यदि हम लोग एलिमिनेट करें तो यह ऑप्शन का इसके बाद 0 नहीं है, इसका भी नहीं है, तो ये दोनों तो साइड हो गया, बचा ये और ये। ठीक है, अब देखो यहां से यहां की बात करें, यहां से यहां में हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन v इंटू स्लोप, स्लोप तो कांस्टेंट है, ये हमारा टर्म कांस्टेंट है क्योंकि यहां से यहां जो स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटू v, यानी कि जो भी ये वेलोसिटी का ग्राफ है उसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि इस ग्राफ के शेप में तो कोई चेंज नहीं आएगा, हाँ पोजीशन ऊपर नीचे शिफ्ट हो सकता है, तो शेप में कोई चेंज नहीं, यानी कि स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन ही होगा, यहां से यहां 0, यानी कि ग्राफ कुछ ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन फिर इसके बाद 0। कौन सा ग्राफ मैच हो रहा है, थर्ड ऑप्शन, यानी कि इसके करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए रेसिस्टेंस लेस रॉड, यह रॉड का कोई अपना रेसिस्टेंस नहीं है, तो सबसे पहली बात हम सर्किट एक बना लें। ठीक है, क्या है कि इफ ए रेसिस्टेंस लेस रॉड मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v इन ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, एक हमारे पास एक रॉड है। ठीक है, और इधर भी बी फील्ड इनटू द बोर्ड, इधर भी बी फील्ड इनटू द बोर्ड, यह रेसिस्टेंस R1, यह रेसिस्टेंस R2। ठीक है, और हमें क्या गिवन है, इन रेसिस्टेंस R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। अब देखो, अब क्या है कि यह हमारा एक रॉड है, यह v वेलोसिटी से इधर आ रहा है, तो हमें फाइंड करना है कि इसके थ्रू जो करंट जाएगा और इस लूप में जो करंट जाएगा वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, इस टाइप का हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो यह एक रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा अकॉर्डिंग टू द मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ को थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखोगे तो क्या होता है,
ई इजकल टू बी वेक्टर डॉट, यदि हम लोग देखें तो क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, मोशनल ईएमएफ ई इजकल टू बी वेक्टर डॉट एल इफेक्टिव वेक्टर क्रॉस ऑफ वी वेक्टर। ठीक है, यही होता है। और यदि हम लोग ईएमएफ का डायरेक्शन कैसे निकालते थे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में यदि हम लोग देखें तो ये हमारा ईएमएफ होता था, ये हमारा ईएमएफ होता था, और ये हमारा वी फील्ड हो जाएगा, ये हमारा वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ईएमएफ है, ये वी फील्ड है, ये हमारा वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी किधर है इसका, इधर है, बी फील्ड किधर है, इनटू द बोर्ड। तो ईएमएफ जो डायरेक्शन है ये मिडिल फिंगर वो नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि ईएमएफ का डायरेक्शन कुछ ये होगा। ठीक है, सिंपल हमने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को यूज किया है, यानी कि करंट इधर आया होगा, टोटल आई, इधर I1 गया होगा और इधर I2। ठीक है, तो इसमें लूप ऐसे घूम रहा है करंट, इसमें ऐसे घूम रहा है, तो ये क्लॉकवाइज हो गया और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो हम क्या लिखें, I1 जो है हमारा, यह हमारा क्लॉकवाइज एंड I2 इज एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इसके करेक्ट ऑप्शन क्या हो गए, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। काफी इजी क्वेश्चन है, सिंपल हमने मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट यूज किए। मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, बी वेक्टर डॉट ऑफ एल इफेक्टिव क्रॉस वी वेक्टर। तो हमारे पास जो 3 फिंगर होता है उसमें हम देखेंगे तो जो हमारा मिडिल वाला फिंगर है वो ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारा 4th फिंगर है वो हमारा बी फील्ड को होता है, और 5th फिंगर जो भी हमारा थंब है वो हमको वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हमें ईएमएफ का तो डायरेक्शन निकालना ही था, और तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते हैं। ये हमारा ईएमएफ हो गया, ये हमारा बी फील्ड हो गया, ये वेलोसिटी, बी फील्ड इनटू वेलोसिटी इधर, तो देखो अपने आप नीचे की तरफ ईएमएफ आ रहा है, करंट इधर हुआ, 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सेमीकंडक्टर चैप्टर से लॉजिक गेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन होते हैं इसका। ठीक है, तो देख लेते हैं। हमारा क्या है यहाँ कि A इनपुट 0 है, B इनपुट 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Y। हो जाएगा कैसे, देखो ये 0 है तो ये भी 0, ये 1 है तो 1 के नोट गेट है, तो 1 का नोट गेट क्या दे देगा, 0, ये 0, और ये 0 नोट गेट के थ्रू यहाँ 1 आ जाएगा, और ये 0 से ये कितना आ जाएगा बताओ, ये 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का नोट 0, जो ये आया है उसका नोट यहाँ 1, और ये यहाँ से 0 आ गया। ठीक है, ये जो ऐसा गिवन है इसका मतलब ये दोनों टच नहीं कर रहा है। ठीक है ना, यदि हम लोग ये, इसका मतलब है ना यहाँ जो एक ऐसा है, इसका मतलब यहाँ टच नहीं कर रहा है, ये एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखो ठीक है, ये हमारा क्या है, नैंड गेट है। नैंड मतलब क्या होता है, नैंड गेट का यदि ऑपरेशन याद होगा तो पहले एंड क्या जाता है, प्लस नोट, यही ना। तो 0 0 का एंड क्या होगा, 0, यहां तक तो 0 0 इनपुट है, तो 0 0 का नोट 1, तो ये 1 आ गया। नॉर गेट है ये वाला, तो नॉर गेट का ऑपरेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, और प्लस नोट, यही ना। ये हमारा और गेट का फर्स्टली ऑपरेशन करता है, देन नॉट गेट का। और गेट क्या होता है, 0 + 1, और गेट 1 दे देगा, सही है ना, 0 + 1 0, फिर उसका नोट 0। ये क्या है, एंड गेट है, एंड गेट क्या करेगा, 0 1 के बदले 0 दे देगा, यानी कि इसके आंसर क्या हो गए, y = 0। काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि यदि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो कुछ ये है कि इन ए गिवन आइसोसेलेस प्रिज्म फॉर द मिनिमम डेविएशन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, हमारे पास एक ऐसा प्रिज्म है जिस प्रिज्म का ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ठीक है, और मिनिमम डेविएशन में हम क्या जानते हैं, ये हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको अच्छा बना लें। तो देखो ये एक ऐसा प्रिज्म जिसका ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, मिनिमम डेविएशन है, मान लेते हैं यह एंगल ए है। तो हमारे पास 3-4 स्टेटमेंट है। रे इन द प्रिज्म इज पैरेलल टू द बेस। पहला हमें यह प्रूव करना है कि यह रे और यह रे क्या पैरेलल होता है या नहीं, यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, ये चेक कर लेते हैं।
या सिचुएशन क्या है, मिनिमम डेविएशन का है। तो यदि हम लोग ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया, ठीक है। मिनिमम डेविएशन में क्या क्या होता है ये बात हम लिख ले। तो मिनिमम डेविएशन में I इक्वल टू E होता है एंड R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू A/2 होता है, यही ना। यानी कि यह एंगल बराबर हो गया। तो सोचो यह जो नॉर्मल के साथ एंगल है, टोटल एंगल यहां से यहां 90 डिग्री है, ये एंगल, इसमें ये R1 माइनस हो गया तो ये कितना बन गया 90 माइनस R1, ये कितना बच जाएगा 90 डिग्री माइनस R2, R1 R2 तो बराबर है, यानी कि ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री माइनस A/2, यह एंगल भी कितना 90 डिग्री माइनस A/2, सही है। अब देखो थीटा का वैल्यू कितना होगा, यदि हम ये कंप्लीट एक ट्रायंगल से लिखें तो क्या लिखेंगे, थीटा प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। थीटा प्लस थीटा क्या लिखेंगे यहाँ, थीटा प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 थीटा प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस A/2। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि यह एंगल और यह एंगल बराबर आ रहा है, यह एंगल बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि यह दोनों रे पैरेलल होंगे और यह जो इंटरसेक्ट कर रहा है तो यह कॉरस्पॉन्डेंस एंगल बराबर हो रहा है। यानी कि हम यहाँ से प्रूफ कर दिए कि यह रे और यह रे क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो रे इन द प्रिज्म, जो प्रिज्म के अंदर का रे है ये, और यह क्या हो गया, पैरेलल हो गया, यानी कि स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है, ठीक है। सेकंड, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर सिमेट्रिकल, सही बात है, सिमेट्रिकल है प्रिज्म के अबाउट, जितना एंगल ये बना रहा है उतना एंगल ये, जितना एंगल ये उतना एंगल। तो प्रिज्म के अबाउट इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन इंसिडेंट एंड जो इमर्जेंट रे है वो क्या होता है, सिमेट्रिकल होते हैं। तो ये भी सही है। थर्ड क्या है, एंगल I इज इक्वल टू एंगल E, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, बात भी सही है। देखो स्टेटमेंट ही होता है यही। यदि हम लोग बात करें एट द मिनिमम एंगल डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, तो ये एंगल और यह एंगल भी बराबर होते हैं, तो ये भी करेक्ट है। ये क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब है स्टेटमेंट A B C आर द करेक्ट, तो ट्रू वाले हो जाएंगे, तो ऑप्शन 3 इसके करेक्ट हो जाएंगे। काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है तो इजी ही, बट थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट का यूज होगा। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक CR ऑस्किलोस्कोप है, ठीक है। ऑस्किलोस्कोप क्या करता है कि इसके क्रॉस जो भी वोल्टेज आएगा, जैसा भी वोल्टेज आएगा उसको ये प्लॉट कर लेता है। जब आप बीटेक करोगे तो ऑस्किलोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज मेजर आएगा उस वोल्टेज का वेव फॉर्म दे देगा, ठीक है। तो इसका काम क्या है, जैसा भी इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा कैपेसिटर के अक्रॉस, वह वोल्टेज का शेप, वह मतलब इस कैपेसिटर के क्रॉस जो भी वोल्टेज होगा उस वोल्टेज का जो भी शेप होगा, जो भी वेव फॉर्म होगा, वह क्या करता है, CRO में वेव फॉर्म का डायग्राम बन जाता है, ठीक है। ये हम लोग बीटेक में लैब में करते भी हैं फर्स्ट ईयर में। तो यदि हम लोग यहां देखें तो क्या है हमारे पास, ये R है, रेसिस्टेंस है, अरे एक मिनट, ठीक है। यदि हम लोग इसका थोड़ा सा डायग्राम बना ले, पहली बात तो ये हमारे पास R है, ये हमारे पास कैपेसिटर है, ये हमारे पास ऑस्किलोस्कोप है, सॉरी CRO है ये, और यहाँ हमारा कुछ AC वोल्टेज है, ठीक है। CRO का क्या काम होता है, इसके क्रॉस जो भी वोल्टेज होगा उसका ये इस वोल्ट माने कैपेसिटर के क्रॉस जो भी वोल्टेज का वेव फॉर्म है उस वेव फॉर्म का डायग्राम CRO एक मशीन होता है उसके स्क्रीन पर दिखने लगता है, ठीक है। यानी कि मेरा टारगेट क्या है इस क्वेश्चन में, कि मेरा टारगेट यहाँ यही है कि यह जो कैपेसिटर है इस कैपेसिटर के अक्रॉस मेरा टारगेट क्या है, वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा सर्किट हम ले लेते हैं, ये कैपेसिटर, ठीक है। इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा वही वोल्टेज का वेव फॉर्म क्या करेगा, CRO दिखा देगा। अब देखो यह जो वोल्टेज है वो AC है और उस वोल्टेज का जो इनपुट है कुछ इस टाइप से है। यहां थोड़ा सा मिस्टेक है, मिस्टेक कुछ इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा भी इंफॉर्मेशन होगा कि इनिशियली जो है यह कैपेसिटर क्या होंगे,
डिस्चार्ज होंगे, यानी इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 0। ठीक है, अब सोचो इनिशियल चार्ज हमें क्या निकालना है कि इनिशियल चार्ज ऑन द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर निकालना है। ठीक है, विद द टाइम ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यहां से यहां तक हमने ऐसा एज्यूम किए हैं कि इनिशियली कैपेसिटर के ऊपर चार्ज 0 था, तो वोल्टेज भी 0, t = 0 पर ये वोल्टेज हाई है, मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई होगा। जब ये यहां वोल्टेज आएगा, या यूं कहो जब ये यहां वोल्टेज आएगा, एक कांस्टेंट वोल्टेज है कुछ, ये मान लिया ये इसके अक्रॉस कुछ कांस्टेंट वोल्टेज है, और कांस्टेंट वोल्टेज जो है मान लिया जाए कि कुछ होंगे इसके अक्रॉस कुछ कांस्टेंट वोल्टेज ये आया। अब क्या होगा, यहां से यहां की बात करें, कांस्टेंट वोल्टेज होगा। जब ये कांस्टेंट वोल्टेज होगा, ये कैपेसिटर क्या होगा, चार्जिंग होगा। जब चार्जिंग होता है, ये आरसी सर्किट है, इन केस ऑफ आरसी सर्किट जब कैपेसिटर चार्ज होता था तो वोल्टेज का वेव फॉर्म कैसा होता था, कुछ इस टाइप से होता था। यही होता था ना कि एसटीडी स्टेट में जाकर ये हो जाता था चार्जिंग के केस में। ठीक है, चार्जिंग केस में यही होता था, यही है चार्जिंग का सीन। यहां से यहां में वोल्टेज 0, वोल्टेज 0 का मतलब क्या हो गया कि यहां कोई वोल्टेज नहीं है। यदि यहां वोल्टेज नहीं है तो कुछ ऐसा सिंपल शॉर्ट है, वोल्टेज 0 का मतलब शॉर्ट। अब देखो ये आरसी सर्किट हो गया, बैटरी था ही नहीं, यानी कैपेसिटर क्या होंगे, अब डिस्चार्ज होंगे। यदि डिस्चार्ज होंगे तो कुछ ऐसा डिस्चार्जिंग सर्किट हो गया। फिर यहां से यहां में कांस्टेंट वोल्टेज है, यदि कांस्टेंट वोल्टेज होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके क्रॉस एक बैटरी लगा दिए, फिर से कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। आरसी सर्किट बैटरी से कनेक्टेड है तो चार्ज ही होगा, फिर से ये चार्ज होगा, फिर से ये डिस्चार्ज होगा। इस टाइप से वेव फॉर्म बन रहा है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर का। जो भी वेव फॉर्म बन रहा है, यही वेव फॉर्म ऑस्किलोस्कोप पे मुझे दिखाई भी देगा, यानी कि इसके करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन इजी था, थोड़ा नया टर्म था सीआरओ। सीआरओ क्या करता है, हम लोग सीख गए हैं कि कैपेसिटर के क्रॉस जो भी वोल्टेज आएगा उस वोल्टेज का वेव फॉर्म बना देगा। तो मेरा टारगेट यही था कि फाइंडिंग द वोल्टेज, वेव फॉर्म ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वेव ऑप्टिक्स चैप्टर से है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है कि वाईडीएसई है, वाईडीएसई एक्सपेरिमेंट है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसमें कैपिटल डी का वैल्यू गिवन है 10 मीटर, स्मॉल डी जो है हमारा 1 mm है। ठीक है ना, मिलीमीटर है ना, 1 मिलीमीटर है, तो ये 10⁻³ मीटर हो गया। एंड फ्रिंज विड्थ जो है वो गिवन है 0.6, यह भी nm नहीं होगा, ये मिलीमीटर होगा, बाय मिस्टेक यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, कितना है 0.6 mm, तो 0.6 × 10⁻³ ठीक है, ये हमारा फ्रिंज विड्थ है, मीटर, हमने मिलीमीटर को मीटर में लिख दिया। तो लैम्डा का वैल्यू निकालना है एनएम में, काफी इजी क्वेश्चन है, वेव ऑप्टिक्स चैप्टर का है ये। बीटा इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। यदि हम लोग इसको सॉल्व करें तो मुझे क्या निकालना था, लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू बीटा डी बाई कैपिटल डी। बीटा का वैल्यू कितना है 0.6 × 10⁻³ इंटू स्मॉल डी का वैल्यू कितना है, स्मॉल डी 1 mm 10⁻³ डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, कैपिटल डी 10 मीटर 10। ठीक है, इसको यदि हम सॉल्व करके लैम्डा बराबर लिखें, कितना आ रहा है ये 0.6 × 10⁻⁷। मुझे नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ऐसा करते हैं 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यदि हम लोग ये अभी तो हम लोग इसको एज इट इज़ रहने दें और फर्दर देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं 6 × 10⁻⁸ लिख सकते हैं ना। कैलकुलेशन एक बार देख लें, बीटा 0.6 mm, स्मॉल mm, ठीक है, स्मॉल डी हमारा 1 mm, कैपिटल डी 10, 10⁻⁻⁶/10। ठीक है, हमें 60 × 10⁻⁹ भी इसको लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या आ गया 60 नैनोमीटर। तो लैम्डा का जो वैल्यू आ गया 60 नैनोमीटर। तो करेक्ट आंसर इसके क्या हो जाएंगे, लैम्डा इक्वल टू 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि, ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास रोटेट इन ए सर्कल which has a vertical boundary of radius 0.2 मीटर।
ठीक है। एक पार्टिकल है जिसका मास है रोटेट इन ए सर्कल विच हैज ए वर्टिकल बाउंड्री, मतलब ऐसा है कि वर्टिकल बाउंड्री है, मौत की कुआं की तरह, जैसे होता है ना वर्टिकल कुआं होता है, उस पर कोई पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है। तो मान लो हॉरिजॉन्टल सर्कल है या कुआं है और उसमें उसके वाल पे कोई पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है। वर्टिकल बॉन्ड, हाँ, उसका जो रेडियस है वो गिवन है, कितना है 0.2 मीटर, रोटेटिंग इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। जो भी पार्टिकल है वर्टिकल वाल के हेल्प से हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है, जैसे मौत के कुआं में कोई जो भी साइकिल चलाओ या राइडर होता है जो क्या करता है हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करते रहता है। सेम वे में मास ऑफ द ब्लॉक कितना है 0.2 kg। इट टेक 40 सेकेंड इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट चक्कर में कितना टाइम लगता है इसको 40 सेकेंड, ठीक है, ऐसा गिवन है। फाइंड द नॉर्मल फोर्स ऑन दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक पे मुझे नॉर्मल फोर्स निकालना है, ठीक है। तो देखो टाइम पीरियड पता है, तो t इजिकल टू क्या होता है 2π/ω, तो ओमेगा इजिकल टू 2π/t, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा 2π/t, t हमारा कितना हो जाएगा 40 सेकेंड, π/20 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो यदि हम लोग विजुलाइज करें तो हमारे पास एक वर्टिकल वाल है, उस वर्टिकल वाल के हेल्प से कोई पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है। तो यदि कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा, तो कोई ना कोई फोर्स होगा जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। तो यदि तुम एबीडी लिखोगे तो क्या लिखोगे कि हमारे पास ये हमारा पास वर्टिकल वाल है, इस पर कोई ऐसे मूव कर रहा है, तो इस पर एक नॉर्मल लगेगा और यही नॉर्मल क्या करेगा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं n इजिकल टू MAC, यानी कि m⍵²r। तो मास का वैल्यू मुझे पता है, मास का वैल्यू कितना है 0.2 ओमेगा, ठीक है। यदि हम लोग ओमेगा लिखें तो ओमेगा कितना हो जाएगा ठीक है। यदि हम लोग ओमेगा लिखें तो ओमेगा कितना है π/20 का स्क्वायर इंटू रेडियस, रेडियस कितना है इसका 0.2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, देखो ये हमारा 3.14 है, अप्रोक्सीमेटली π² कितना आ जाएगा 9.8 के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो 0.2 π² 9.8/20 इंटू 20 इंटू 0.2, ठीक है। तो यदि हम लोग इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 9.8 इंटू ये नीचे 10 आ जाएगा, यदि हम पॉइंट को हटाएंगे तो ये भी 10, तो ये 2 से ये 10 कैंसिल हो गया, ये 2 से 10 आ गया, तो कितना आ गया 1 2 3 4। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सिंपल। हमने क्या लिखे हॉरिजॉन्टल सर्कल का जो कॉन्सेप्ट होता है नॉर्मल फोर्स यहाँ क्या करेगा सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा इधर ला लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है, m1 इक्वल टू m है, ठीक है। मूविंग विथ वेलोसिटी 10√3 i कैप, मतलब इधर जा रहा होगा मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। इज कोलाइड, हम इधर को x एक्सिस मान रहे हैं, इधर को y एक्सिस, ठीक है। कोलाइड विथ ए पार्टिकल ऑफ मास 2m एट रेस्ट, एक पार्टिकल है दूसरा 2m का और इसका मास m, इसका मास 2m, ये रेस्ट में है। ये बिफोर कोलिजन का सीन है, ठीक है। ये हमारा क्या है बिफोर कोलिजन का सीन है। आफ्टर कोलिजन की यदि हम बात करें, कोलिजन की बात करें क्या होगा, तो कोलिजन के बाद क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि आफ्टर कोलिजन m1, ये जो m1 था वो रेस्ट में आ गया, यानी कि ये रेस्ट में आ गया, एंड m2 जिसका मास 2m था
दैट ब्रेक इन टू इक्वल पार्ट, दो इक्वल पार्ट में, सच दैट वन पार्ट हैज वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड जे कैप। यानी कि यहाँ जो 2m का था वो दो भाग में टूट गया, मास mm हो गया, एक ऊपर जा रहा कितने से 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। देन फाइंड द एंगल द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अदर पार्ट मेक विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हमें इसका वेलोसिटी का एंगल निकालना है फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक चीज यहां सोचो कि यदि हम लोग दोनों पार्टिकल m1 प्लस m2 को सिस्टम मान ले तो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, 0। दोनों का सिस्टम मान लेंगे तो नॉर्मल एक फोर्स लग रहा है, वो इंटरनल फोर्स आ जाएगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा ही नहीं। यानी कि नेट एक्सटर्नल फोर्स यदि 0 होगा तो मोमेंटम हम लोग क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स 0, तो किसी भी डायरेक्शन में हम लोग मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। तो मोमेंटम कंजर्व एक्स डायरेक्शन में भी होगा और वाई डायरेक्शन में भी होगा, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम कुछ था तो कोलिजन के बाद भी होना चाहिए, यानी कि इसका एक वेलोसिटी इधर भी होगा v1 और दूसरा वेलोसिटी इधर होगा v2, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं, दूसरी बार वाई डायरेक्शन में। तो यदि हम लोग बिफोर द कोलिजन एक्स डायरेक्शन और फाइनल मतलब आफ्टर द कोलिजन, ये हमारा आफ्टर द कोलिजन का सीन है, एक्स डायरेक्शन में कंजर्व करें तो कितना लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा 10√3, ये तो v हो गया ना, मास इसका m, इनिशियली तो ये बिफोर द कोलिजन रेस्ट में था तो ये तो 0 हो गया, इज इक्वल टू ये रेस्ट में आ गया तो इसका मोमेंटम 0, एक्स डायरेक्शन में इसका तो y डायरेक्शन में है, ये भी y डायरेक्शन, ये है एक्स डायरेक्शन में mv1, m कैंसल, v1 इज इक्वल टू 10√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो दोनों का सिस्टम माने किसी भी डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में हम लोग मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में कंजर्व किए एज वेल एज इनिशियल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन। इनिशियल मोमेंटम वाई डायरेक्शन में क्या है, बिफोर द कोलिजन, इसका भी एक्स डायरेक्शन में है, इस ये तो रेस्ट में था, यानी कि वाई डायरेक्शन में बिफोर द कोलिजन 0 है। आफ्टर द कोलिजन इसका तो 0 रेस्ट में है, इसका वाई डायरेक्शन में ऊपर को हमने प्लस मान लेते हैं तो 10m, ये नीचे जा रहा है कितने से, -mv2 से, ऊपर पॉजिटिव तो नीचे निगेटिव, तो v2 इज इक्वल टू कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यह जो पार्टिकल m है इसका कितना वेलोसिटी v1 हो गया, तो देखो इसका इधर का वेलोसिटी 10 हो गया, इधर का वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी 10√3 है, तो ये हम लोग यहाँ लिख दें 10√3, ये हमारा 10 हो गया, ठीक है। तो नेट वेलोसिटी तो कुछ ये हो गया, नेट वेलोसिटी तो ये हमारा एक्स एक्सिस का डायरेक्शन था तो ये एंगल थीटा हो गया। तो tan थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं बताओ, tan थीटा परपेंडिकुलर 10 डिवाइड बाय बेस 10√3, तो कितना हो गया 1/√3, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यह जो दूसरा पार्टिकल है वह एक्स डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। यह भी इजी क्वेश्चन है, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि क्लास में कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम थोड़ा सा बीच में ला ले पहली बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट। देखो एक सन हो गया, सन के चारों भाग कोई प्लैनेट है जो इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम इसको हम लोग सही से बना लें, तो ये हो गया, ठीक है, ये हमारा सन हो गया। अब क्या कह रहा है, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, ये और ये डिस्टेंस गिवन है, ये हमारा आर मैक्सिमम, ये हमारा आर मिनिमम, ठीक है। और क्या गिवन है, मिनिमम स्पीड इफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ द प्लैनेट, हम जानते हैं कि प्लैनेट का मैक्सिमम स्पीड तो यहां होगा भी मैक्सिमम, यहां पे मिनिमम स्पीड होता है, तो यही मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। फाइंड द मिनिमम स्पीड इफ मैक्सिमम स्पीड हमें गिवन है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम क्या जानते हैं कि यदि कोई प्लैनेट सन के चारों भाग इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है तो नेट टॉर्क 0 होता है, तो फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। नेट टॉर्क क्यों 0 होगा, देखो यहाँ पे या किसी भी इंस्टेंट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ये तो इसी पॉइंट से पास हो जाएगा,
यहाँ पे भी इसी पॉइंट से। तो इस प्लैनेट का, इस सन का जो ये सन है, सन के अक्रॉस टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो। किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो इसी पॉइंट से पास हो जाएगा, तो टॉर्क क्या हो जाएगा सन के अबाउट? जीरो। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? कंजर्व्ड हो जाएगा, यानी कि एल इनिशियल जितना होगा वहीं क्या होगा? एल फाइनल होगा। तो जितना एंगुलर मोमेंटम यहाँ होगा उतना ही एंगुलर मोमेंटम यहाँ भी होगा। यहाँ का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? एम वी आर। तो एम वी मैक्सिमम, वी मिनिमम, एक्चुअली जहां मैक्सिमम डिस्टेंस वहां मिनिमम होता है। तो एक बार इसको हम लोग करेक्ट थोड़ा कर ले, तो वी मिनिमम आर मैक्सिमम इज इक्वल टू एम इंटू वी मैक्सिमम और आर मिनिमम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एम एम कैंसिल हो गया। मुझे निकालना क्या है? वी हैव टारगेट टू कैलकुलेट द वी मिनिमम। तो वी मिनिमम कितना हो जाएगा? वी मिनिमम इज इक्वल टू वी मैक्सिमम आर मिनिमम डिवाइडेड बाय आर मैक्सिमम, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे, यहां से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यदि हम लोग वैल्यू पुट करें तो कितना आएगा? वी मिनिमम इज इक्वल टू, यहां हम लोग लिख ले वी मैक्सिमम। वी मैक्सिमम कितना है हमारा? मैक्सिमम वी मैक्सिमम, इफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ द प्लैनेट इज 8 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू आर मिनिमम कितना है? आर मिनिमम इज दिस 6 इंटू 10 टू द पावर कितना? 10 डिवाइडेड बाय आर मैक्सिमम कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना? 12। इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर में 10 टू द पावर 14, 10 टू द पावर 12, 10 स्क्वायर इंटू 8 इंटू 6 बाय 8 इंटू 6 डिवाइड बाय 1.6। ये एक और 10 ऊपर चल गया, ये 3 हो गया। तो कितना लिखेंगे? 3 इंटू कितना लिख दे बताओ? 10 के पावर 3। कोई ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन मैच हो गया। यह भी इजी क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पहली बात इसको हम थोड़ा इधर ला लें। दूसरी बात, हमारे पास ये एसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, यह भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। हमारे पास एक LCR सर्किट है, तो पहली बात हम L ही बना दें। तो LCR एंड LCR सीरीज सर्किट पावर डिसिपेटेड इन किलोवाट विल बी ई पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ये जो भी एसी वोल्टेज है इसका VM पीक वोल्टेज गिवन है 250, ठीक है। और रेसिस्टेंस का भी वैल्यू गिवन है कितना? 8 ओम। तो पावर इफ द पीक वोल्टेज इज इतना, देन वी हैव पावर डेसिपेटेड इन द सर्किट, ठीक है। हम क्या जानते हैं फॉर्मूला? पावर P इज इक्वल टू VRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, ठीक है, यही होता है। तो VRMS स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? RMS वोल्टेज 250 पीक है, तो VRMS इज इक्वल टू क्या होता है? हम जानते हैं कि VM बाय √2, यानी कि 250 बाय √2। तो यदि हम लोग देखें तो 250 बाय √2 का स्क्वायर, तो 250 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर तो 2 हो गया, ठीक है। यदि हम लोग इसका लिखें तो 2 इंटू, ठीक है, ये सही है ना? 250 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 हो गया, डिवाइड बाय R। R कितना है? 8 है। इसको सॉल्व करना मेरा टारगेट है, ठीक है। इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो कितना लिखेंगे? 250 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8, ठीक है। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 3.9 किलोवाट, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा? 4 किलोवाट आ जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा पावर कंज्यूम बाय दिस सर्किट इज 4 किलोवाट, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। नेक्स्ट हमारा क्या है? रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन एंड थर्ड लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज इज x/10, ठीक है। तो सबसे पहली बात, बाल्मर में क्या होता है वो हम लोग देख लें। लाइमन बाल्मर 1 2 3, ये हमारा n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5,
ठीक है। बाल्मर का फर्स्ट लाइन तो ये हो गया, सेकेंड लाइन ये, थर्ड लाइन ये, यहाँ से यहाँ का वेवलेंथ λ1, यहाँ से यहाँ λ2। देन वी हैव टारगेट टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ λ1 बाय λ3। काफी इजी क्वेश्चन है। क्या हम जानते हैं फॉर्मूला 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू RZ स्क्वायर इंटू 1n स्क्वायर माइनस 1m स्क्वायर। ठीक है, तो यदि हम लोग फर्स्ट लाइन के लिए लिखें तो 1 बाय λ1 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे फर्स्ट लाइन के लिए, फर्स्ट लाइन हमारा ये हो गया, तो RZ स्क्वायर इंटू फर्स्ट लाइन मतलब 3 से 2 आ गया ना, तो 1 बाय 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा RZ स्क्वायर 1 बाय λ1 इंटू ये 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9 इज इक्वल टू 1 बाय λ1 इज इक्वल टू कितना हो गया RZ स्क्वायर इंटू 5 बाय 36। ठीक है, तो λ1 जो हमारा आ गया 36 बाय 5RZ स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, यदि हम लोग थर्ड लाइन, सॉरी यहाँ λ3 लिख देते हैं, तो थर्ड लाइन के लिए क्या हो जाएगा, 5 से 2 में आ रहा है ना, तो यदि हम लोग इसके लिए लिखें, डायरेक्टली लिख सकते हैं या इक्वेशन यूज करें, तो क्या लिखेंगे 1 बाय λ3 इज इक्वल टू RZ स्क्वायर इंटू 1 अपॉन कितना लिखें 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 स्क्वायर। सही है, यदि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाय λ3 इज इक्वल टू RZ स्क्वायर 1 बाय 4 माइनस 25, तो ये तो 100 हो गया, ये 21 हो गया। सही है, 4 25 इंटू 4 ये 21 आ गया। सही है, तो λ3 हमारा कितना हो गया 100 बाय 21 RZ स्क्वायर। यदि हमको रेशियो निकालना है λ1 बाय λ3 तो कितना लिख देंगे λ1 बाय λ3 इज इक्वल टू, यदि हम लोग इसको सॉल्व करें तो λ1 बाय λ3 जो आ जाएगा हमारा 36 बाय 5 इंटू 100 इंटू 21। ठीक है, और इसका जो वैल्यू आ रहा है 1.512, और क्या रेशियो x बाई 10 है, इसका वैल्यू x बाई 10, x बराबर कितना आ जाएगा 15.12। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर से ही है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन ए मीडियम इन वाई डायरेक्शन हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी फील्ड बी इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर -8 और के कैप के डायरेक्शन में। ठीक है, हाँ देखो, वेव ट्रेवलिंग इन वाई डायरेक्शन यानी कि ओवरऑल वेव जो है वाई डायरेक्शन में ट्रेवलिंग कर रही है, यानी कि वेव का प्रोपगेशन जो है जे कैप में है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो, सबसे पहली बात हम ये जानते हैं ई बाई बी का वैल्यू क्या होता है, सी होता है, तो ई बराबर बी सी, बी 8 इंटू 10 टू द पावर -8, सी का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, कितना हो जाएगा ये 24। तो मैग्नीट्यूड तो 24, दो ऑप्शन है, और हम क्या जानते हैं कि ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। सी क्या होता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट करती है, तो इसका डायरेक्शन जे कैप है क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में। हाँ, बी फील्ड का डायरेक्शन क्या है, प्रोपगेट इन के कैप। अब बताओ किस दो वेक्टर का एक वेक्टर क्या होना चाहिए ताकि उसका क्रॉस प्रोडक्ट के साथ जे कैप आ जाए, तो -i कैप। ठीक है, तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे, या यूं लिखूं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा वो कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन -i कैप। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यह क्वेश्चन भी काफी इजी है। एक कंडक्टर ऑफ लेंथ L, ठीक है, एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है एंड इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A है, इसका जो रेसिस्टिविटी है ये हमारा रो है, इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ द वोल्टेज V। ठीक है, देन करंट इज I। आज एक मिनट, इसका रेसिस्टेंस कितना होगा इस रॉड का, रेसिस्टेंस R बराबर रेसिस्टेंस यदि हम लोग लिखें तो रेसिस्टेंस R बराबर रो L बाई ए, यही ना, ये हमारे पास हो गया। तो इसके थ्रू करंट कितना लिख दें बताओ, V अपॉन R, ये
दूसरा केस क्या है कि एक हम लोग सेम मटेरियल का रॉड है बट इसका जो लेंथ है वो 2L हो गया एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज A/2। सेम मटेरियल है तो रो सेम होगा, रेसिस्टिविटी। इसका रेसिस्टेंस यदि हम R डैश लिखें तो कितना लिखेंगे? यदि हम लोग इसका रेसिस्टेंस R डैश लिखें तो कितना लिखेंगे बताओ? R डैश इज इक्वल टू रो लेंथ 2L बाय रो LA क्रॉस A/2। तो फाइनली 4 रो L/A। यदि इसका रेसिस्टेंस R है तो इसका रेसिस्टेंस कितना हो गया? ये हम लोग देखें तो 1 मिनट, तो इसको लिख सकते हैं 4 रो L/A। यही तो R है, यानी कि इसका रेसिस्टेंस 4R आ गया। सेम सोर्स से कनेक्टेड करेंगे तो अब कितना करंट होगा? मान लेते हैं I1। तो I1 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे? वोल्टेज V, सेम वोल्टेज है, ये भी V, ये भी V, बाय रेसिस्टेंस कितना होगा? इसका R तो इसका 4R। यानी कि इसमें यदि करंट I फ्लो हो रहा था V/R तो इसमें कितना है? V/R को हमने I माने हैं तो ये हमारा I/4 आ गया। यानी कि इसके थ्रू जो करंट फ्लो होगा I1 दैट इज इक्वल टू I/4। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार मैग्नेट है जिसका लेंथ कितना है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम लोग मीटर में ही लिख लेते हैं। और क्या गिवन है कि इज प्लेस्ड अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारा नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो ये इसका नॉर्थ वाला टर्मिनल, ये हमारा साउथ वाला। ठीक है, ए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसका वैल्यू कितना है? 0.4 जी गॉस है, उसको हम लोग टेस्ला में कन्वर्ट कर लिए तो इतना टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, इफ द डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द अर्थ सेंटर ए नल पॉइंट इज लोकेटेड, यानी कि यहाँ से 18 सेंटीमीटर 0.8 मीटर के डिस्टेंस पर नल पॉइंट मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? यहाँ 0 होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक बार मैग्नेट है। तो हम क्या जानते हैं कि बार मैग्नेट के कारण जो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा? यदि हम लोग इस पॉइंट पर देखते हैं तो किसी भी बार मैग्नेट के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला ये पॉइंट है तो यहाँ एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डायपोल का डायरेक्शन क्या होगा? साउथ से नॉर्थ। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस बार मैग्नेट का, इसके एंटी पैरेलल मतलब इस डायरेक्शन में बी फील्ड ड्यू टू द मैग्नेट। सही है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है, नल पॉइंट है। यानी कि बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ के कारण मैग्नेटिक फील्ड दोनों मिलाकर नेट 0 आ रहा है। तो अर्थ के कारण मैग्नेटिक फील्ड मस्ट है इधर ही हुआ होगा। ठीक है, अब देखो ये बार मैग्नेट है तो बार मैग्नेट के जो परपेंडिकुलर वाले पॉइंट होते हैं उस पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना जानते हैं। कितना होता है फॉर्मूला? तो यदि हम इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला याद होता है मुझे, क्या होता है? KP/RQ। तो यहाँ K के बदले μ0/4π। इलेक्ट्रिक डायपोल तो यहाँ मैग्नेटिक डायपोल या मैग्नेटिक मोमेंट बाय RQ। ठीक है, तो ये और ये बराबर होंगे और यहाँ से मुझे क्या निकालना होगा? मैग्नेटिक मोमेंट M का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो क्या लिखे? μ0/4π का वैल्यू क्या लिख दे? 10⁻⁻⁷। M तो मुझे निकालना ही है। और क्या लिखे? R का वैल्यू 0.18 का क्यूब। ठीक है, तो लिखे तो 10⁻⁷ इंटू M डिवाइडेड बाय 0.8 के पावर क्यूब इज इक्वल टू अर्थ का कितना है? 0.4 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। तो यदि हम लोग इसको सॉल्व करें तो मुझे M ही निकालना ही है। तो यदि हम लोग लिखें तो क्या लिखेंगे? तो यदि हम लोग यहाँ लिख लेते हैं M इज इक्वल टू कितना लिख लें? 0.4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 0.8 का क्यूब डिवाइडेड बाय कितना लिखे? 0.4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 0.8 का क्यूब डिवाइडेड बाय 10⁻⁷। ठीक है, इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो ये हमारा आ जाएगा। तो यदि हम लोग यहाँ लिखें थोड़ा सा और, तो ये हमारा आ जाएगा 0.4
इंटू 0.8 क्यूब इंटू 10⁻7 ऊपर चला गया 10 का पावर क्यूब। ठीक है, फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है 2.88, ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली आ गया 2.88 मीटर स्क्वायर। सही है, तो इसके करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी क्वेश्चन अभी तक मिला था उसको हमने सॉल्व किए। तो ओवरऑल यदि हम लोग एनालाइज करें पेपर को, तो पेपर काफ़ी ईजी था। ऑल द बेस्ट।